हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आवर्स क्लासेस के ऊपर। तो आज से हम बायोलॉजी का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और बायोलॉजी में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आपकी पहली क्लास है। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेके प्लांट यानी कि बॉटनी के बारे में और बाकी सारी चीजें जितनी भी माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं जिसको, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे बायोलॉजी के अंदर। तो एक एक वीडियो करके करेंगे। ये हमारी जो है पहली क्लास है। तो बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। दो वर्ड से मिलके बना है ये, बायो प्लस में लॉजी, या फिर आप कह सकते हो लोगस। ठीक है। जो बायो है, बायो का मीनिंग होता है लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लिविंग मतलब क्या हो गया, सजीव, और स्टडी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यह एक साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सजीव चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, सजीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजी क्या हो गई, लिविंग स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सजीवों का अध्ययन या सजीव के बारे में पढ़ना, सजीव चीजों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब देखो बायोलॉजी, सबसे पहला क्वेश्चन अगर कंपटीशन वे में बात करें, कंपटीशन के अंदर जो बनता है सबसे पहला क्वेश्चन, वो बनता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है, या फिर जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जो जनक है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है एरिस्टोटल, या फिर आप कह सकते हो अरस्तु। हिंदी में बोले तो अरस्तु कह सकते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल नाम होगा। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के फादर कौन हैं, तो कौन होंगे, एरिस्टोटल। ठीक है। अब देखो बायोलॉजी के अंदर हम मेनली तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तीन शाखाएं पढ़ते हैं। सबसे पहली जो होगी हमारी बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर, वो होगी आप कह सकते हो स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। दूसरा होगा स्टडी ऑफ प्लांट। तीसरा होगा स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। देखो स्टडी ऑफ एनिमल, या फिर आप कह सकते हो इसको जंतु विज्ञान, मतलब एनिमल्स, जंतुओं के बारे में क्या करना, स्टडी करना, जंतुओं के बारे में पढ़ना। इसको नाम दिया जाता है बोटनी। इसको क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं, या फिर हिंदी में आप बोलो तो वनस्पति विज्ञान इसको नाम दिया जाता है। देखो मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, इंग्लिश और हिंदी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो वही आप चूज कर लेना। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स यानी कि जिसको बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है। अब यहां से जो नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो क्या बनते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, या फिर फादर ऑफ आप कह सकते हो एनिमल, जूलॉजी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। एक अगर हम बात करें जैसे बोटनी, जूलॉजी, जैसे इसको क्या बोलते हैं हमने, बोटनी, इसको क्या बोलते हैं हम, जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल करते हैं। तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी के अंदर जूलॉजी का जनक किसको माना जाता है, तो वो भी किसको माना जाता है, एरिस्टोटल को ही माना जाता है।
एरिस्टोटल या फिर अरस्तु को माना जाता है। एरिस्टोटल या अरस्तु को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी। इन्होंने एक क्या की थी, बुक लिखी थी, और जिस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये इनके द्वारा, किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जंतुओं को साइंटिफिक नेम दिया था, बहुत सारे जंतुओं के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके वर्गों के बारे में बताया था। तो इसीलिए इनका एक अहम रोल माना जाता है किसके अंदर, जंतु विज्ञान के अंदर, और इनको क्या माना जाता है, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अब यदि हम बात करें बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी यदि हम बात करें कि इसके जनक कौन है या फिर इसके फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, तो ये माना जाता है थियोफ्रस्टिस को। थियोफ्रस्टिस को, थियोफ्रस्टिस को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और इनकी बुक का जो नाम था वो था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। और इस बुक के अंदर थियोफ्रस्टिस ने क्या किया था, बहुत सारे पौधों को साइंटिफिक नेम दिया था, बहुत सारे पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके गुणों के बारे में इन्होंने बताया था। इसीलिए इनको क्या माना जाता है, बॉटनी का फादर माना जाता है। अब यदि हम बात करें माइक्रोब्स की या माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो किसे माना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? वो माना जाता है ल्यूवेनहोक को। ल्यूवेनहोक को। अब जायज सी बात है, इन्होंने भी कोई बड़ा काम किया होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तभी इनको इसका फादर माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आप स्पेलिंग वी भी लिख सकते हो, यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हो, स्पेलिंग पे मत जाना। ल्यूवेनहोक ने क्या किया था, लिविंग सेल की या फिर जीवित कोशिका की खोज की थी, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखो, एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले जूलॉजी पढ़ेंगे, जूलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या कि अगर आपसे पूछे जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर कौन है, वो भी एरिस्टोटल है, अरस्तु है। यदि आपसे पूछे कि बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोफ्रस्टस हैं। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रस्टस हैं। चलिए अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कह सकते हो आप, या फिर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आप कह सकते हो पाचन तंत्र, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स या फिर आप कह सकते हो पोषक तत्व, ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, श्वसन तंत्र। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम दोनों पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्ट ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में, कि कौन कौन सी ग्रंथियां ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर पाई जाती हैं और वो किस किस तरीके से क्या करती हैं, वर्क करती हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। अब जरूरी नहीं कि जैसे मैंने ये इसके अंदर लिखे हुए हैं पहले से लेकर 7वें तक ऐसे ही हम करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद जो अच्छा लगेगा टॉपिक वही टॉपिक उठा लेंगे और उसको क्या करते हैं हुए चलेंगे, पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इस वे से करेंगे कि आप चाहे छोटा एग्जाम दो चाहे वो बड़ा एग्जाम दो, आपका जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही या फिर एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस ही हम क्या करेंगे इसके अंदर। अब देखो, इसको इरेज कर देते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पहले तो हम बात कर रहे थे सिस्टम की, कि सिस्टम होता क्या है या फिर तंत्र क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। बहुत सारी सेल, जैसे सेल यानी कि कोशिका, जैसे एक बहुत सारी ईंटें मिलके क्या बनाती है, एक दीवार बनाती है या फिर एक मकान बनाती है। उसी तरीके से बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेंगे, उत्तक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और टिश्यू जब जुड़ेंगे तो टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से बनेगा आपका ऑर्गन। ठीक है, यानी कि अंग बनेगा। सेल ऑर्गेनल्स भी बनते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो, जब सेल जुड़ेंगी तब क्या बनेंगे, उत्तक बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। टिश्यू जब जुड़ेंगे तब बनेगा ऑर्गन, और जब ऑर्गन जुड़ जाएंगे तब क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, यानी कि एक तंत्र बनेगा। और जब कुछ तंत्र मिल जाएंगे आपस में तब क्या बनेगा, हमारा बॉडी का निर्माण होगा। सॉरी, तो इस तरीके से बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या है, बहुत सारे अंगों का क्या है, क्या कह सकते हो, मिश्रण है। मतलब बहुत सारे अंगों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना सिस्टम, और सिस्टम से मिलकर क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम का हमें पता चल गया। अब डाइजेशन देखो क्या होता है। डाइजेशन जिसको बोलते हैं हम पाचन। तो देखो, जैसे ही हम फूड खाते हैं या खाना लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि जो हमने खाना खाया डायरेक्ट उसको क्या कर ले, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले। डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब
फूड डायरेक्टली, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा शरीर सीधे मतलब सीधे तौर से खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब करने का मतलब ग्रहण तो हम कर लेंगे लेकिन उसको पचा नहीं सकते। या फिर आप कह सकते हो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तब क्या होता है, देखो जो ये फूड है हमारा खाना, जो हमने खाना खाया, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब एक जटिल संरचना में होता है। ये कैसी होती है इसकी संरचना? इसकी संरचना होती है जटिल। ठीक है, जटिल संरचना का मतलब हो गया ये एक मिक्सचर होता है किस किस का, फैट्स यानी कि वसा, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और प्रोटीन। इन सभी का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। और इन तीनों को इकट्ठा हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। मतलब ये टूट जाता है, इसको तोड़ा जाता है। या फिर ये टूटता है। किसमें टूटता है? ये सिंपल स्ट्रक्चर में टूटता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हो साधारण संरचना में टूटता है। कहने का मतलब ये हो गया सिंपल सी लैंग्वेज में, यहाँ पे क्या था, मिक्स था किसका, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फैट्स अलग हो जाएंगे, कार्ब्स अलग हो जाएंगे, और जो प्रोटीन है वो अलग हो जाएंगे। मतलब सबको क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, और जिस ऑर्गन को जिस चीज की जरूरत है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करना, ठीक है, फूड का, देखो द ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो ब्रेक डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड is called कैटाबोलिज्म। जो ये प्रोसेस होती है क्या, जटिल भोजन का साधारण भोजन में टूटना, जटिल भोजन का, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में, सिंपल स्ट्रक्चर फूड में टूटना क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म कहलाता है। इसको हिंदी में भी कैटाबोलिज्म ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मतलब अगर हम बात करें डाइजेशन क्या है, डाइजेशन, तो ये कैटाबोलिज्म की प्रोसेस का कंप्लीट होना ही डाइजेशन है। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो डाइजेशन का मतलब क्या है, पाचन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, बस इतना सा समझ लो। यानी कि खाने का टूटना, ठीक है, या फिर भोजन का छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में, ये सिंपल स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाएंगे, फैट्स अलग हो जाएगा, कार्ब्स अलग हो जाएंगे और प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसके दो पार्ट होते हैं, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसको। एक तो आ जाएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल,
ठीक है। और एक जो है हमारा वो आ जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पाचन ग्रंथियां, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो आप इसको बोल सकते हो वायु नलिका या फिर आहार नली, सॉरी वायु नलिका नहीं, आहार नली, आहार नल भी बोल सकते हो, आहार नल, ठीक है, या फिर आहार नलिका भी बोल सकते हो, आहार नलिका, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इसके अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, पहला तो यही हो गया, आप कह सकते हो एलिमेंट्री कैनल कह सकते हो, फूड पाइप, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरा जो है इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी, ठीक है। ये पहले नंबर पे रखो, इसको बी पे रखो, ठीक है, सी, बक्कल कैविटी, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। और फूड पाइप को क्या बोलेंगे, आहार नल या आहार नलिका, ठीक है। अब या ग्रास नली भी बोलते हैं इसको, उसके बाद इसके अंदर हम स्टोमक यानी कि अमाशय के बारे में, और जो डी पार्ट है हमारा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के बारे में, जो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले पैनक्रियाज, अग्नाशय इसको बोलते हैं, लीवर, यकृत बोल देते हैं इसको हिंदी में, या फिर जिगर भी बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा, जो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर या फिर हमारे जीभ के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बस इसमें 3 ही पार्ट होते हैं, ये पैनक्रियाज आ गया, लीवर आ गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स आ गए, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें डायग्राम की हेल्प चाहिएगी। तो डायग्राम हम अगली वीडियो में बनाते हैं, और डायग्राम बना के उसको अच्छे से समझाते हैं आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी से, कि बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, फिर इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड्स, इतनी सारी चीजें हम क्या करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।